नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टर्न अप भारत पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। तो सैटरडे हो या संडे, वीकेंड हो या वीकडेज, हर रोज हम आपके लिए खबरों का सुपर डोज लेकर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में आपको कैसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर जेट्स ने टच एंड गो किया तो बस ऐसा लग रहा था कि हमारे वायु वीरों के अद्भुत शौर्य से पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा होगा। कल मौसम खराब था, उसके बावजूद ये अभ्यास जारी रहा और रात में भी। सबसे हैरानी की बात यह है कि रात में ये पहली बार हुआ ऐसा जब हमारी एयरफोर्स के द्वारा इतना बड़े स्तर पर यहाँ पर सुखोई हो या फिर राफेल हो, ये सभी लड़ाकू विमान लैंडिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। इससे एक बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान की नींदें जरूर उड़ गई हैं। इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की रिहर्सल शुरू। गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे राफेल और सुखोई। दिन के बाद रात में भी दिखा एयरफोर्स का दम। हिंदुस्तान में पहली बार हुई नाइट लैंडिंग ड्रिल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के दरमियान एयरफोर्स ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेस वे पर अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर के पास हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई, जैगुआर, MiG-29 और लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराई गई। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग हुई। ये गर्जना आप सुन रहे हैं, ये फाइटर प्लेन की गर्जना है। और देखिए, टच करके सीधे उड़ता हुआ गंगा एक्सप्रेसवे पर आपको दिखाई दे रहा है शाहजहांपुर के जलालाबाद में एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है। हवाओं के रुख को मोड़ता हुआ फाइटर प्लेन यहां से होकर गुजरा है, जिसने बता दिया है कि भारत के इरादे बुलंद हैं। लौह इरादों के साथ सीने को चौड़ा करके ये फाइटर प्लेन यहां से गुजर रहे हैं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप बतौर किया जा सके और रात में भी कोई दिक्कत ना आए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है। और वैसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जलालाबाद के पास बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे राफेल, जैगुआर, सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। तो वहीं इस एयर शो की खास बात ये रही कि पहली बार रात के वक्त किसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आपातकालीन लैंडिंग करने के साथ उड़ान भरी। यह अभ्यास रात करीब 10:30 बजे हुआ, जिसमें एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ जहां सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, अभ्यास कर रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग पर अजीबोगरीब बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि रात और दिन में क्या फर्क है, रात में लाइट लगा दो, विमानों की लैंडिंग हो जाएगी। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा दो, वो होगा। और आजकल ये कौन बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, आप लाइट लगा दीजिए, रात में उतर जाएगा। अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से उच्च शिक्षित होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद इतनी हल्की टिप्पणियां। उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां क्या उनको रास नहीं आ रही है? वो आज सेना की क्षमता पर सवाल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल लाइट लगा देने से क्या लैंडिंग हो जाती है? अखिलेश यादव जी ने इंजीनियरिंग पढ़ी है, ये कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है? ये किस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं? वायुसेना ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना अपनी शक्ति और साहस से किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नाइट लैंडिंग करके एयरफोर्स ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि हमारी सेना किसी भी स्थिति से मुकाबले के लिए तैयार है। और कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें पहलगाम हमले को लेकर प्रस्ताव लाया गया। साथ ही साथ जातिगत जनगणना को लेकर भी एक प्रस्ताव पेश किया गया। ऐसे में इन दोनों प्रस्तावों में क्या कुछ खास है, रिपोर्ट में आपको डिटेल्स देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, जिसमें पीड़ित परिवारों के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले, दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था हो, मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जाए,
शहीदों की स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। कांग्रेस ने सरकार से सुरक्षा में चूक की जवाबदेही तय करने की भी मांग की, तो साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस CWC की मीटिंग में जातीय जनगणना के फैसले को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि जाति जनगणना की डेडलाइन तय हो, पूरी जानकारी सामाजिक आर्थिक तौर पर ली जाए, आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा की जाए, शिक्षा और नौकरी के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर संसद के बाहर इस मांग को करने पर ये समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के दोनों ही प्रस्ताव आने वाली राजनीति की ओर इशारा करते हैं, जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के दबाव को वजह बताने की कोशिश की गई, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस एक तरफ सरकार के साथ खड़ी होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमले के बाद एक्शन में देरी को लेकर भी सियासी सवाल खड़े करने में पीछे नहीं है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा बयान दिया गया और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी इसके बाद कांग्रेस पर हमलावर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई बातें सामने रखी और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। हालांकि विवाद बढ़ता देख चन्नी बैकफुट पर आ गए और उन्होंने अपने बयान के ऊपर बाद में सफाई भी दी। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ये पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी, जो आज भी पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से तनाव के बीच पूरा देश आतंक पर एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं के विवादित बोल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। चन्नी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और विवाद होता देख सफाई दे डाली। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। आर्मी एक्शन को लेकर चन्नी के बोल बिगड़े तो बीजेपी हमलावर हो गई और पंजाब के पूर्व सीएम के बयान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार के और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुश्त खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली कहा है, प्रूफ मांगे हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। सेना का अपमान, वर्दी का अपमान पाकिस्तान को बताए भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी पर कांग्रेस ने सख्त एक्शन की हिदायत दे रखी है, तो वहीं चन्नी का ये बयान पार्टी की CWC को लेकर हुई ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया। चन्नी चाहे बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही नहीं, विपक्ष की कई पार्टियां पहलगाम हमले के बाद एक्शन में हो रही देरी को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रही है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार और भी ज्यादा करारे जो स्ट्राइक है उसकी मांग उठा रहा है।
जवाब भी मिलेगा, जवाब भी। पहलगाम अटैक के बाद से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है। शुक्रवार को CWC की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले की घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने भी PM मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी सरकार कदम उठाए हम साथ में हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। पहलगाम मामले में TMC ने भी सवाल खड़े किए हैं। कुणाल घोष ने आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस और सरकार की नाकामी बताई। ये युद्ध हो रहा है, मिलिट्री को हम लोग ये किया है, वो किया है, हैन करेंगे तन करेंगे, लेकिन एक जवान बंगाल का लड़का वो अभी तक पाकिस्तान का हिफाजत में है। एक लड़का को वो लोग वापस नहीं ले पाया। आतंकी हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जहां सरकार को समर्थन की बात कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने हर एक्शन पर सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात दोहराई। हम फिर से कहते हैं कि भारत सरकार को, उन परिवारों को, बल्कि देश ये जानना चाहता है कि उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को जो मुल्क पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ भारत सरकार अपने तरीके से जो एक्शन लेना चाहती है ले, हम तो सपोर्ट करेंगे उसे। एक तरफ मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में सियासी दल सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक्शन में देरी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार 50 से ज्यादा बार हो गया है जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है। टोरी, अखनूर और कुपवाड़ा में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने हर बार की तरह मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो बड़ी खबर देखिए, पहलगाम अटैक के बाद से ही सीज फायर उल्लंघन का दौर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत बार बार की जा रही है। 11 दिन हो गए हैं पहलगाम हमले को। 22 अप्रैल को अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हर बार भारतीय सेना के जवानों के द्वारा भी रिटेलिएट किया जा रहा है। तो मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को हर बार। और देखिए, अखनूर में, उरी में, कुपवाड़ा में, इन तमाम इलाकों में बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हुआ है, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ये सोच सोचकर परेशान है कि पता नहीं भारत का अगला कदम क्या होगा। शहबाज शरीफ के तो पिछले 10 दिन बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर, खास करके पहाड़ी राज्यों में। वहीं अगर कश्मीर में बारिश होती है तो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान के लिए कैसे ये पूरी जो बारिश का सिलसिला है बड़ा खतरा बन सकता है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन अब आतंकियों का आशियाना बने बैठे पाकिस्तान पर कुदरत की मार पड़ने वाली है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 2 मई को कश्मीर में जोरदार बारिश हुई तो भारत से पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी पर बने डैम का भी जलस्तर बढ़ा और नदी डैम का यूं बढ़ता जलस्तर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पानी का लेवल एक स्तर तक पहुंचने के बाद भारत को चिनाब में पानी छोड़ना होगा, जिससे POK के कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 1 से 6 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और यही वजह है कि चिनाब के किनारे बसे पाक अधिकृत कश्मीर के गांव में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है।
बता दें कि 26 अप्रैल 2025 को भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिनवाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ा गया था, तो मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई और अभी मुसीबतों का दौर टला नहीं है, क्योंकि बारिश का दौर जारी है। बात लगातार गहराता जा रहा है। देखिए, बयानों का दौर भी जारी है और इसी को लेकर आज एक बैठक भी होने वाली है। दरअसल 18 दिन पहले पंजाब का जो पानी का कोटा था, पंजाब ने हरियाणा के पानी के कोटे को घटा दिया था और उसी को लेकर अब जो पानी का संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में, और इसको लेकर आज एक मीटिंग बुलाई गई है। तो हरियाणा सरकार की ये बैठक है, दोपहर 2 बजे हरियाणा की ऑल पार्टी मीटिंग होगी। दरअसल इससे पहले शुक्रवार को पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के साथ बातचीत करके पंजाब सरकार ने एक बार फिर हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी देने की बात दोहराई थी। अब पंजाब की इसी मीटिंग के बाद में हरियाणा ने सभी दलों को आज बैठक के लिए बुलाया, जिसमें सरकार के अगले एक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नहर का पानी रोकने के विवाद में अब दिल्ली से हरियाणा तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। तो वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, यानी वो बोर्ड जो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को मैनेज करता है, उसने भी चंडीगढ़ में शाम 5 बजे मीटिंग बुलाई है। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल के अधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि शुक्रवार को BBMB की मीटिंग में पंजाब 4500 क्यूसेक पानी ही देने को तैयार हुआ, जबकि हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की मांग की। दरअसल पंजाब ने करीब 18 दिन पहले भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले 8500 क्यूसेक पानी को घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया था। पंजाब CM के मुताबिक हरियाणा अपने कोटे का पानी मार्च में ही खत्म कर चुका है और वो 4500 क्यूसेक पानी भी मानवता के आधार पर दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को पंजाब सरकार ने भी पानी विवाद पर करीब 2 घंटे सर्वदलीय बैठक की थी, जिसमें पानी विवाद को लेकर सभी पार्टी एक सुर में नजर आई और हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने से मना कर दिया। साथ ही पंजाब ने सोमवार को 12 बजे विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया है। हालांकि हरियाणा सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। और अब खबर सीधे उत्तराखंड के नैनीताल से आपको बताएंगे, जहां पर 76 साल के बुजुर्ग एक 12 साल की लड़की के साथ में जो दुष्कर्म किया था, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ज्यादा सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरकर लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा की मांग आरोपी के लिए की जा रही है। इसके अलावा हल्द्वानी में भी कल एक हिंदू महापंचायत बुलाई गई, जिसमें उत्तराखंड के बदलते डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। वहीं नैनीताल की अगर बात की जाए तो वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि कई सारे हिंदूवादी संगठनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और तोड़फोड़ भी की गई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें यहाँ से अपडेट्स के साथ। नैनीताल में 30 अप्रैल को 12 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया तो पूरे शहर में बवाल मच गया। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बुधवार और गुरुवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। वैसे तो इस मामले में पुलिस ने पहले ही आरोपी उस्मान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। इसी बीच शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने हल्द्वानी में हिंदू पंचायत की। हम मौजूद हैं हल्द्वानी में, जहां हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, मेरे पीछे हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया है। हिंदू समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। आइए, मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि हिंदू महापंचायत का आयोजन क्यों? विगत दिवस नैनीताल में जो घटना है इसने हमें झकझोर दिया, हिंदू को झकझोर दिया। इससे पहले कश्मीर में घटना हुई, उसने भी झकझोर दिया। ये हमारे साथ ही क्यों हो रही है? इसलिए आज जो महापंचायत की आवश्यकता है, महापंचायत में लोग आए और जो लोग सुवार से आ रहे हैं, टांडा से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं, मुरादाबाद से आ रहे हैं, या आते हो घूमने, आते हैं जाड़ों का सामान बेचने, लेकिन फिर यही बस जाते हैं। बाहर से रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, हल्द्वानी आ रहे हैं, हल्द्वानी में रह रहे हैं। बाहर से मुरादाबाद, स्वार, रामपुर से लोग आ रहे हैं, हल्द्वानी में रह रहे हैं, यही रोजगार कर रहे हैं। रोजगार वो करें, रोजगार करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ऊपर नाम लिख रहे हैं बबलू भाई और स्कैनर में नाम आ रहा है इरशाद भाई, नासिर भाई। ये चीजें ठीक नहीं है। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में हुई वारदात का संज्ञान लेते हुए हाई लेवल मीटिंग की।
किसी भी कीमत पर जिन्होंने कानून तोड़ा है, अपराध किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है कि कोई भी अपराधी यहाँ बचने नहीं पाएगा। तो वहीं आज वृंदावन से नैनीताल पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद महाराज ने इस घटना का विरोध किया। इस दौरान सच्चिदानंद और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की व झड़प भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर हालात को काबू में किया। फिलहाल नैनीताल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है और बाजार पहले की तरह सूने ही पड़े हैं। फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक। In association with DBS